ये जो एग्जाम है बेटा, ये एग्जाम नहीं, ये एक युद्ध है। और ये युद्ध आप स्वयं लड़ेंगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस एग्जाम में जो मैक्सिमम पोर्शन रहता है आपका, वो कैसा रहता है बेटा? वो रहता है आपका साइकोलॉजी बेस पे, है ना। और ये बात आप जानते हो कि जो साइकोलॉजी होता है वो कैसे सॉल्व होती है? वो सॉल्व होती है स्वयं अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से, है ना। और जो बचा हुआ पोर्शन है उसके लिए हम तो हैं ही हैं, है ना। तो हेलो एवरीवन, दिस इज विनय प्रताप सिंह। नाउ वेलकम टू यू शिक्षा क्लासेस, है ना। आज हम सॉल्व करेंगे आपका जो आपका एग्जाम हुआ था 21 दिसंबर 2021 को, ठीक है ना। बारी बारी करके हम क्या करेंगे, हम धीरे धीरे क्या करेंगे बेटा, धीरे धीरे मतलब हम आपके सारे जो पेपर हुए थे प्रीवियस ईयर सबको सॉल्व कर लेंगे, है ना। और नो डाउट एग्जाम से पहले इतना करवा दूंगा मैं आपको कि आप अपने एग्जाम में अच्छा इसको करके आ पाओ, है ना। क्लास टू करने से पहले आज का मोटिवेशन वो क्या है? तो वो है बेटा, बुद्धिमान वो नहीं, बुद्धिमान वो नहीं होता है जो वो केवल बोलना जानता है। असली बुद्धिमान तो वो है जिसे पता है कहाँ चुप रहना है ना। और ये वो समय आ चुका है जब आप चुप होकर, शांत होकर बस सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, है ना। ये ना सोचे कि उस बच्चे ने क्या पढ़ा, है ना, वो किससे पढ़ रहा है, उसने किसका बैच लेकर रखा हुआ है। क्योंकि बेटा ये लड़ाई आपकी है, आपको ही जीतना पड़ेगा, है ना। जब आपका साथी आपसे आगे निकल के जाएगा ना, तो घुटन आप ही को होगी, है ना। क्यों होगी? क्योंकि ये बात आप जानते हो कि आप उससे ज्यादा काबिल थे, है ना। लेकिन आपकी कुछ गलतियां हुई थी जिसकी वजह से आप पीछे रह गए और वो बच्चा आगे निकल गया। तो इसीलिए खुद पर ध्यान दें, है ना, खुद पर काम करें। तो आज का बेटा पहला सवाल वो क्या है, देखिए। सवाल सिंपल सा है, क्या है देखिए। विच कनेक्टेड, यहाँ पे लिखा हुआ बेटा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है वायर, जो तार होता है आपका, कनेक्टेड टू द टू एंड्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल आर इमर्स्ड इन द, एक सेकेंड है ना, इन द फॉलोइंग लिक्विड्स वन आफ्टर अनदर। सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपका एक वायर है ना, तार है आपका। तार जो है आपका कनेक्ट है आपका। आगे बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल द कंपास निगल केप्ट हियर बाई सो डिफ्लेक्शन। देखिए सीन क्या है बेटा, सीन यहाँ पर ये है कि मान लो इस प्रकार का आपका है ना, यहाँ पर आपके दो तार कनेक्ट हैं आपके इस प्रकार से, ठीक है ना। अब तार कनेक्ट हैं, उसके बाद में अंदर आपका कंपास डाल दिया गया। क्या डाल दिया बेटा? तो आपका इस प्रकार से कंपास डाल दिया गया है। और हमने क्या किया, बारी बारी करके ये जो आपके जो ऑयल है ना, केरोसिन हो गया आपका, डिस्टिल्ड वाटर हो गया आपका, सॉल्ट सोल्यूशन हो गया आपका, या आपका शुगर सोल्यूशन आपका हो गया, है ना। क्या बेटा? केरोसिन आपका हो गया, है ना, आसुत जल हो गया आपका, लवण का विलयन आपका हो गया, या आपका शर्करा बेन हो गया, है ना। इन सबको क्या किया हमने, बारी बारी इसमें डाला, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि इनमें डालने के बाद में, है ना, इसमें डालने के बाद में ऐसा क्या होगा, किसमें डालने के बाद में जो आपकी सुई है ना, जो सुई है आपकी कंपास की, वो डिफ्लेक्ट हो, यानी कि उसका मूवमेंट हो, है ना, वो अपनी तिरछी रिछी मतलब हो। ऐसा किसमें होगा बताइए। तो देखिए बेटा, सीन क्या होता है कि जब आपका डिफ्लेक्शन तभी होगा जब उसमें करंट फ्लो होगा, जाहिर सी बात है ना। और करंट फ्लो कब होगा बताइए, बताओ बताओ। करंट फ्लो हमेशा तभी होता है जब आपका जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, है ना, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ा होगा आप लोगों ने। अगर जैसे आपने देखा होगा कि जो पानी होता है आपका, है ना, क्या होता है बेटा, पानी होता है आपका, उससे अपन नमक डाल दिया, तो नमक क्या होगा आपका बताइए। नमक आपका क्या होता है बेटा? तो नमक आपका होता है NaOH होता है आपका, है ना। और ये क्या करेगा, ये आपका हो जाएगा ब्रेक, Na पॉजिटिव और आपका OH निगेटिव में, है ना। अगर ऐसा होता है, क्या होता है बेटा, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो जाहिर सी बात है वहां पर क्या होगा, चार्ज पैदा होगा। जब चार्ज पैदा होगा तो क्या होगा, जो आपके कंपास की नेजल थी, जो सुई थी आपकी कंपास की, क्या होगा उसमें, उसमें डिफ्लेक्शन शो होगा, जाहिर सी बात है ना। तो यानी कि
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? तो इसका होगा सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना? क्या होगा बेटा बताइए? तो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि बाकी जो आपके ऑप्शंस हैं है ना, वो इस सवाल का आंसर नहीं दे पा रहे हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 32 वो क्या बोल रहा है? तो वो आपसे बोल रहा है कि इंडस्ट्रीज लाइक रबर, ऑटोमोबाइल्स एंड पेट्रोकेमिकल रिलीज हार्मफुल गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, ऑक्साइड ऑफ विच एलिमेंट मेक अप दीज गैसेस। यहाँ पे किसकी बात हो रही है बेटा? यहाँ पे बात हो रही है कि रबड़, वाहन और सेल रसायनों जैसे उद्योग हानिकारक गैस छोड़ते हैं। जाहिर सी बात छोड़ते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो अम्लीय वर्षा के लिए क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। बिल्कुल। ये गैस किन तत्वों के ऑक्साइड से बनती है, ये आपको बताना है ना? आप सभी ने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा बेटा बताइए? तो आपने पढ़ा होगा एसिड रेन, है ना? क्या पढ़ा बेटा आपने? तो आप सभी ने पढ़ा था एसिड रेन पढ़ा था आपने, है ना? ये बात आप जानते हो कि जो ऑक्साइड होते हैं किसके आपके, देखिए जो ऑक्साइड होते हैं आपके सल्फर के, है ना, और नाइट्रोजन के, ये करते हैं अभिक्रिया और क्या बना लेते हैं बेटा बताओ? तो ये बना लेते हैं आपका क्या? कार्बोनेट, है ना, मतलब नाइट्रिक एसिड और आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना? ये किसके ऑक्साइड होते हैं बेटा? तो ये होते हैं आपके सल्फर के और आपके नाइट्रोजन के। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा आपका बताइए इसका? तो इसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बेटा, है ना? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या आपका? सवाल सिंपल सा है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर आप अपना दिमाग लगा लेंगे तो आप इस सवाल का उत्तर दे देंगे। सवाल क्या देखिए, 500 ml ऑफ मस्टर्ड ऑयल, क्या बोल रहा है कि 500 ml सरसों का तेल भरा है किसमें? 2 लीटर धारिक के जार में, है ना? 500 ml of mustard oil is kept in a jar of 2 liter capacity, है ना? The pressure exerted by oil will be क्या होगा आपका? क्या बेटा पूछ रहा आपसे? तो ये पूछ रहा आपसे कि तेल द्वारा लगाया जाने वाला जो दाब होगा, जो प्रेशर होगा, वो किस दिशा में होगा? बताइए। पता आप लोग नहीं पता है बताइए? देखो, एक चीज होती है आपकी प्रेशर। क्या होती है बेटा? एक चीज होती है आपकी प्रेशर, है ना? हर कोई जानता होगा प्रेशर क्या होता है बेटा बताओ? तो प्रेशर होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है बेटा आपका? तो जो प्रेशर होता है आपका तो वो होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, है ना? एफ अपॉन ए, सबको पता है। जो इसकी एस यूनिट होती है क्या होती है बेटा? जो इसकी होती है एस आई यूनिट, किसकी? प्रेशर की। तो वो क्या होती है बेटा? तो वो होती है आपकी पास्कल। ठीक है ना? क्या होती है? पास्कल होती है। अब पास्कल क्यों होती है? तो पास्कल एक मतलब साइंटिस्ट थे, है ना, उन्होंने ये मतलब दिया था। अब पास्कल लॉ क्या होता है पता है आपको? नहीं पता बताइए। अभी हम बात करते हैं बेटा, तो वो बात करते हैं पास्कल लॉ के ऊपर। पास्कल लॉ, अभी आपका पास्कल लॉ क्या बोलता है बताइए? तो जब आपका पास्कल लॉ होता है वो बोलता है बेटा क्या? देखिए हम बताते हैं आपको कि पास्कल प्रिंसिपल स्टेट दैट pressure applied to fluid is equally transmitted in all direction to all parts of the fluid and to all parts of a container। क्या बोल रहा है? ये प्रेशर लगेगा, है ना, वो हर डायरेक्शन में लगेगा। क्या लगेगा बेटा आपका? हर डायरेक्शन में लगेगा आपका, है ना? अगर हम इसको हिंदी में बताएं आपको तो देखिए, पास्कल का सिद्धांत कहता है, क्या कहता है कि द्रव्यों पर लगाया जाने वाला जो बल होता है, दाब होता है, वो सभी दिशाओं में द्रव्य के सभी भागों और पात्र के सभी भागों में समान रूप से क्या होगा? संचरित होता है। क्या होता है? संचरित होता है आपका। तो ये हो गया आपका पास्कल का, है ना? संतुलन में बंद द्रव्य के एक बिंदु पर दाब में वृद्धि द्रव्य के अन्य सभी बिंदुओं के और पात्र की दीवारों पर भी समान रूप से क्या होता है? संचारित होता है आपका, है ना? बात समझ में आई बेटा आपके? अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर लिखवाई दो, इतना कह रहे हुए हैं।
लिखवा नहीं सकते हो, चलो ये लिखवा देते हैं आपके लिए। देखिए पास्कल, बेटा हमेशा याद रखना, जो अध्यापक पढ़ाएगा आपको उसकी क्लास हमेशा कैसी होगी, लंबी होगी, है ना। जो सिर्फ नाचने या गाने के लिए आते हैं, है ना, आप समझदार हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। कहता है, क्या कहता है बेटा आपका, कि द्रव्यों पर, द्रव्यों, एक सेकंड, है ना, द्रव्यों पर लगाया जाने वाला, लगाया जाने वाला दाब जो होता है आपका, सभी दाब सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में द्रव्य के सभी, के सभी भागों, सभी भागों और पात्र, जानना पात्र क्या होता है, जिसमें वो डाला गया, पात्र के सभी, पात्र के सभी भागों, पात्र के सभी भागों में समान, क्या बेटा, भागों में समान, समान रूप से, क्या होता है बेटा, समान रूप से संचरित, संचरित होता है, ठीक है ना। अगर अब आपका पास्कल लॉ से आपका सवाल आता है आपके एग्जाम में, तो मुझे पता है कि आप सभी इस सवाल का जवाब दे दोगे, है ना बेटा। इसीलिए शुरुआत में आप क्लास लेते हो ना, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको मतलब वो पूरा जो कॉन्सेप्ट है आपका वो बताऊं, है ना। ऐसा नहीं करता कि मतलब मैं सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। तो क्या होगा बेटा आपका इसका आंसर, तो इसका आंसर आपको जाएगा बेटा, क्या होगा आपका, तो वो होगा इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि सभी दिशाओं में। जो आपका ऑप्शन नंबर बी है आपका, वो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बेटा आपका, देखिए सवाल सिंपल सा है, क्या पूछ रहा आपसे, तो ये पूछ रहा आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आपको बताना कि इनमें से कौन सा आपका सही होगा, फॉर लाइट, किसके लिए, प्रकाश के लिए, अगर जो प्रकाश है आपका ट्रेवल फ्रॉम एयर इनटू वाटर, कहां से बेटा, जल से, मतलब वायु से, कहां पर, वायु से जल में, तो क्या होगा, है ना। देखो सभी ने पढ़ा होगा आपका, है ना। ये आपका क्या होगा बेटा, ये हो गया आपका नॉर्मल, ठीक है ना। अगर, अगर ये आपका क्या बेटा, अगर ये आपका है एयर, एक सेकंड, है ना, अगर ये आपका बेटा एयर है आपका, और ये आपका हो गया वाटर, ठीक है ना, आपका एयर और वाटर, अगर एयर से, अगर एयर से कोई भी रे आपकी आती है, तो क्या हो जाएगी, वो जाएगी डिफ्लेक्ट, किसकी तरफ, अंदर की तरफ। बात समझ में आई थी ना आपके, याद होगा आपको, समझाए थे हम आपको, एक सेकंड, सीधी बन जा बाबू, हैं, चलो ये हो गया आपका, बन जा बेटा, बन जा बन जा, गद्दारी कर रहा है यार ये, हाँ कोई, हाँ बन गया, चलो बात समझ में आई थी। इसी का हो जाता है उल्टा, अगर पानी से आपकी हवा में आएगी, है ना, तो क्या हो जाएगा, वो आपकी रे और दूर चली जाएगी। बात समझ में आई थी आपको, है ना। लेकिन जो सवाल है बेटा, सवाल यहां से नहीं क्लियर होने वाला है, क्यों नहीं होगा, आप देखो, देखो अब होती बात होती किसकी बात हो रही है, अब बात हो रही वेलोसिटी की। सीन क्या होता है कि अगर जो आपकी वेलोसिटी है आपकी, क्या बेटा, जो आपकी वेलोसिटी है आपकी, अगर वो कम होती है, तो क्या होगा, देखो पहले, देखो जो आपका रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपका, है ना, वो हवा का कम होता है, पानी का ज्यादा होता है, पता है आपको, है ना। जो फॉर्मूला होता है आपका कौन सा वाला बेटा, स्पीड ऑफ लाइट का, वो क्या होता है देखिए, तो वो होता है आपका म्यू इक्वल टू सी अपॉन एन, है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई,
पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? अगर आपका अगर आपका एन आपका ज्यादा है ना, देख पा रहे हैं, ये ज्यादा है, तो जो स्पीड ऑफ लाइट होगी, है ना, जो आपकी वेलोसिटी होगी बेटा, वो कैसे हो जाएगी आपकी? वो आपकी कम हो जाएगी, है ना। कहा बोले बेटा हम? बात समझ में आई आपको? तो क्या होगा? वाटर हैज लार्जर एन, द वेलोसिटी डिक्रीज, क्योंकि जो आपकी वेलोसिटी है बेटा, है ना, वो क्या है? वो है आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, बताओ बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझ में आई आपको? तो इसलिए क्या होगा, आपकी जो वेलोसिटी है आपकी, वो आपकी क्या होगी बेटा? कम हो जाएगी, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका एयर का, वो कम है, जबकि पानी का आपका ज्यादा है। ज्यादा है तो क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी क्या है बेटा, बताओ, जो आपकी वेलोसिटी है वो कैसी होती है? वो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, बताओ ना, है। फालतू में तो देखने लगते हो आप लोग, दिमाग लगाओ, फोकस करो उस पे, क्लास पे। मुझे पता मैं इंग्लिश में लिख के आता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती है बेटा, याद रखना। इंग्लिश हिंदी बस एक माध्यम है, नॉलेज किसी भी लैंग्वेज में आपको लेनी चाहिए। बात समझ में आई? चलो, ये हो गया। अब देखो, जो फ्रिक्वेंसी होती है आपकी, क्या होती है बेटा? जो फ्रिक्वेंसी होती है आपकी, वो क्या होती है बताओ? वो आपकी सेम रहती है। अब सेम क्यों रहती है? देखो पहले, ये बोल रहा है फ्रिक्वेंसी डिटरमाइंड बाय द सोर्स ऑफ लाइट। बात समझ में आई? किस प्रकार की आपकी रोशनी आ रही है, रे आ रही है, लाइट आ रही है आपकी, इस पर डिपेंड करती है, ना कि आपके मीडियम पे नहीं करती बेटा, याद रखना। अगर हवा से पानी में जा रही है तो फ्रिक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रहेगा, हाँ कि ना? ठीक है ना? देखो, when light cross boundaries between media, the number of waves arriving per second cannot suddenly change, so the frequency of the constant। बात समझ में आई? जो फ्रिक्वेंसी होगी आपकी, वो कैसे हो जाएगी? कांस्टेंट रहेगी, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट आपका आता है, वो होता है आपका वेवलेंथ के ऊपर। किससे बेटा? वेवलेंथ के ऊपर। अब देखो, जो वेलोसिटी है आपकी, वो क्या आपकी, बताओ बेटा? तो वो है आपकी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई वेवलेंथ, है ना। तो अगर आपका जो आपकी वेलोसिटी है आपकी, वो क्या हो जाएगी आपकी? वो हो जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, है ना। अभी करके आए हो आप लोग। अगर आपका जो वेलोसिटी थी, वो क्या थी बेटा? डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। अगर ये कम है आपका, तो जो आपकी जो वेव लेंथ क्या हो जाएगी? वो भी आपकी कम हो जाएगी। बात समझ में आई? देखो, सवाल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, एक ये लेवल अप था आपका, लेकिन मुझे पता है जब मैंने समझाया है आपको, अगर वो समझ में आ गया, तो इस सवाल को अगर दोबारा से आता है आपके एग्जाम में, तो फिर से आप इस एग्जाम मतलब इस सवाल को क्लियर, या बोले तो करेक्ट कर दोगे। समझ में आई? मेरे पास चॉइस थी कि आप मैं इस सवाल का बस फटाफट इसका आंसर दे दूं, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों को वो चीज समझ में आनी चाहिए, जो कॉन्सेप्ट है आपका, है ना। बेटा क्या हो जाएगा आपका? तो इसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, है ना। बोथ वेवलेंथ एंड वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी? डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। क्यों हो रही पता ना आपको? क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है पानी का एज कंपेयर टू आपका हवा। चलो, अब देखो, अगला सवाल क्या बेटा आपका? सिंपल सा है ना। देखो, एक अंजना नाम की अध्यापिका है ना, अंजना टेक्स टू ब्लॉक्स ऑफ आइडेंटिकल साइज। देखो, क्या है? साइज समान है ना। अंजना ने दो समान आकार के क्या लिए? दो गुटके ले लिए, ओके। आगे देखो, वन इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, है ना, एंड अदर इज लेड। एक आपका क्या है बेटा? एक आपका एल्यूमिनियम से बना हुआ है और एक आपका लेड से बना हुआ है, ठीक है ना। आगे बोल रहा है सी सबमर्ज, उसने डुबाया किसमें? वन बाई वन इन वाटर। क्या बोल रहा है?
उसने इन्हें एक एक करके जल में क्या किया, डुबो दिया उसने, है ना। आगे देखो, आगे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, नीचे लिखे कथनों में से कौन सा आपका सही होगा, बताओ। इसका उत्तर देने से पहले हम समझते हैं इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है ना बेटा। चलो देखो, सबसे पहले बात हो रही बायंट फोर्स की। देखो, ऑन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड नॉट ऑन इट्स मास और डेंसिटी। का समझ में आया? बोलोगे सर कुछ ना पल्ले पड़ा, अंग्रेजी में लिखा था आपने अंग्रेजी बोल दी, हमारे तो ऊपर से निकल गई। देखो बेटा, याद रखना एक बात, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आर्किमिडीज, है ना। उन्होंने मतलब एक नियम दिया था। क्या दिया था? देखो, उससे पहले जानो, एक होता बाइंड फोर्स। जैसे आपने देखा होगा, आप तैरने जाते हो किसमें, नदी में या मतलब स्विमिंग पूल में तो नहीं जाते होगे, मुझे पता है। अगर इतने आपके पास पैसे होते तो आप भाई काहे के लिए यहाँ पे मतलब सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे होते, है ना। नदी में या मतलब तालाब में, या मतलब तालाब में तो नहीं बोलूंगा मैं, जो आपके ट्यूबवेल्स रहते हैं वहां पे, है ना। वहां पे आप जब घुसते हो पानी में, है ना, तो आपको ऐसा फील होता होगा कि आप ना ऊपर तरफ उठ रहे हो। क्या हो रहा है बेटा? ऊपर की तरफ आप उठ रहे हो, है ना। आपने देखा होगा कि आप अगर मतलब आपसे अपने से कमजोर व्यक्ति को अगर पानी के अंदर आप लेके जाते हो तो आप उसे उठा सकते हो, है ना। क्यों उठा सकते हो? क्योंकि वहां पर नीचे से ना एक फोर्स लग रहा होता है ऊपर की तरफ, उसको बोलते हैं वॉइंट फोर्स। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वॉइंट फोर्स बोलते हैं। देखो क्या बोल रहा है, इन द अपवर्ड फोर्स, ऊपर तो जो लगने वाला जो बल होता है बेटा, है ना, क्या बेटा, पानी लगने वाला जो होता है आपका, एग्जर्टेड बाय अ फ्लूइड, चाहे वो आपका पानी हो गया या आपका हवा हो गया, है ना। इन दिस रीजन क्या होगा, ऑब्जेक्ट फील लाइटर, हल्का फील करेगा, है ना, किसके अंदर, पानी के अंदर, ठीक है ना। और यही वजह होती है कि आप या कोई भी ऑब्जेक्ट, वस्तु क्या करती है, पानी में तैरती है आपकी, है ना। अब ऐसा होता क्यों है? देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सबमर्ज्ड, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका पानी में जाता है ना, तो क्या होगा, प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द प्रेशर ऑफ द टॉप। जो प्रेशर होता है नीचे तरफ का, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना, ऊपर के मुकाबले, ठीक है ना। दिस प्रेशर डिफरेंस, जो प्रेशर का जो अंतर आएगा बेटा, उसकी वजह से क्या होगा, अपवर्ड फोर्स लगेगा, नीचे से ऊपर तरफ क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, है ना। बात समझ में आई? इसी अपवर्ड फोर्स को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बॉयंट फोर्स। बात समझ में आई? देखो आगे, इसी को लेकर एक वैज्ञानिक थे आपके जिनका नाम था आर्किमिडीज, उन्हें अपना सिद्धांत दिया था, इसको हम बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बात समझ में आई? देखो, इसमें क्या बोल रहा है कि बॉयंट फोर्स इक्वल द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, जो बॉयंट फोर्स लगेगा वो कितना होगा, जितना ही उसके वजन से मतलब वो चीज पानी हटेगा वहां से, उतना ही आपके ऊपर से वजन लगेगा। देखो देखो, बिगर वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बिगर बॉयंट फोर्स। बात समझ में आई? अगर कोई भी मतलब वस्तु है, उसका आकार बहुत बड़ा है, तो क्या होगा, उतना ही उस पर बॉयंट फोर्स लगेगा। आपने देखा होगा कील जो होती है वो डूब जाती है, लेकिन जो जहाज होता है वो तैरता रहता है ना, क्योंकि यहाँ पर आकार का भी फर्क पड़ जाता है बेटा, है ना। चलो, फ्लूइड विद हाई डेंसिटी, कोई मतलब फ्लूइड है, तरल पदार्थ है, अगर उसका जो डेंसिटी है, जो आयतन है, वो ज्यादा होगा, तो क्या होगा, उसका बॉयंट फोर्स भी ज्यादा हो जाएगा। आपने देखा होगा पानी के ऊपर तेल की बूंदें तैरती रहती हैं। बात समझ में आई? ऐसा क्यों है? क्योंकि जो डेंसिटी है वो ज्यादा है। बात समझ आई? जो आयतन है वो कैसा ज्यादा है आपका। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या, देखो, अ बोट, जो आपकी वो होती है नाव, फ्लोट बिकॉज द वाटर पुशेस, जो पुश करता है ऊपर तरफ, अपवर्ड, है ना। बात समझ में आई? आगे देखो, स्टोन फील लाइटर इन वाटर बिकॉज वाटर एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन इट, अगर पानी के अंदर कोई बड़ा सा पत्थर रखा हो, आप उसे उठा सकते हो, है ना। अगर वही पत्थर आपका बाहर हो तो आपको ऐसा फील होगा, क्या फील होगा, कि वो पत्थर आपसे नहीं उठ रहा है।
बात पल्ले पड़ी। देखो ये है आपके एग्जाम्पल्स आपके, है ना। ये आपका देखो कॉर्क की बॉल है ना, आपकी लकड़ी की बॉल है आपकी, एल्यूमिनियम है आपका, ये आपका लेग है। ओके चलो, बात पल्ले पड़ी। अब क्या होगा देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो वाइंड फोर्स होता है आपका वो कैसे करता है, वो करता है डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, कितना पानी वहां से हटा हटा, है ना, ना कि नॉट ऑन इट्स मास और डेंसिटी, मास और डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। जबकि आप यहाँ पे लिख के बैठे थे, क्या लिख के बैठे थे कि बोथ ब्लॉक, जो दोनों ब्लॉक्स हैं आपके कैसे बेटा, आइडेंटिकल शेप के हैं, यानी कि सेम आकार के हैं, सेम वॉल्यूम है उसका, है ना, और पूरे आपके डूबे हुए हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि उसने क्या किया, इक्वल बराबर क्या किया, वॉल्यूम जो होगा पानी का निकाला होगा। तो यही वजह है, क्या वजह है कि जो पॉइंट फोर्स होगा किस पर, एल्यूमिनियम पर और लेड पर, कैसा होगा बेटा, समान होगा। बात पल्ले पड़ी कि ना पल्ले पड़ी है, ठीक है ना, समझ में आ गया बेटा आपके। चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है मैं बहुत टाइम ले रहा हूँ आप लोगों का, लेकिन बेटा सीधी सी बात है, समझाने के लिए समय तो लगेगा, है ना। कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जहाँ पे मतलब टाइम आपका बचाने की कोशिश करूंगा आपका, ठीक है ना। देखो यहाँ पर कुछ आपके सवाल आपको लिखे हुए हैं ना, आपको बताना है कि यहाँ मतलब एबीसी आपका क्या होगा। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कंटेनिंग वन ऑफ द, एक सेकंड है ना, मोर ओव्यूल्स, किस जगह पर आपके जो ओव्यूल्स हैं वो आपके ज्यादा होते हैं, मतलब है ना। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर क्या होता है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका क्या होता है, बताओ बेटा, है जानते हो ना। जनन ग्रंथि में एक या अधिक बीजांड होते हैं, कहां पर होते हैं, पुष्प पुष्प का नर जनन क्या होता है आपका, पुष्प का मादा जनन क्या होता है, देखो सबको पता है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, कलेक्स करोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम, सेपल पेटल, बताओ आगे बताओ क्या होता है, कार्पल एंड, बता दो, भूल गए हैं, ऐसे काम चलेगा बेटा आप लोगों का। देखो यह है आपका मेल पार्ट, उसे हम बोलते हैं स्टेमन, है ना। इसके आपके दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, एंथर एंड आपका फिलामेंट, ठीक है ना। एंथर में क्या होता है, एंथर में आपके पॉलन ग्रेन्स आपके बनते हैं, है ना। अब देखो कार्पल, इसको बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है ना। इसके अंदर आपके तीन पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल एंड आपका ओवरी, ठीक है ना। ओवरी के अंदर क्या होता है बेटा, ओवरी के अंदर होते हैं आपके ओव्यूल्स, बात पल्ले पड़ी, क्या होते हैं आपके, ओवरी से अंदर होते हैं आपके ओव्यूल्स। चलो फिर लगा दो इसका आंसर। देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वो क्या होता है बेटा, वो होता है आपका पिस्टल, क्या होता है आपका, तो वो होता है आपका पिस्टल होता है ना। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है बेटा आपका, तो वो होता है आपका क्या, स्टेमन, है ना। क्या होता है बेटा आपका, तो वो होता है स्टेमन। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कंटेनिंग वन और मोर ओव्यूल्स कहां पर होंगे आपके, जाहिर सी बात तो ओवरी में होंगे बेटा आपके, है ना। कहां पर होंगे आपके, ओवरी में होंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, बता दो, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अंडाशय, पुंकेसर एंड आपका स्त्री केसर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल सिंपल से देखो, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कुड लीड टू फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स, निम्न में से कौन सी अवस्थाएं हैं जिनसे चक्रवात बन सकता है, बताओ कैसे बनेगा बेटा चक्रवात आपका। देखो जो प्रेशर है आपका, है ना, कैसा हो, लो हो, और जो हवा है आपकी कैसी हो, स्पीड कैसी हो आपकी, हाई हो, है ना। तो इस प्रकार से आपका चक्रवात बन जाएगा, ठीक है ना। सबको पता है, लगा दो इसका फटाफट, लो प्रेशर, है ना, निम्न दाब, ऑप्शन नंबर सी, लो प्रेशर सिस्टम विद हाई स्पीड
winds revolving around us. चलो, सवाल क्या बेटा? सवाल सिंपल सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल फैक्टर इम्पैक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन मोस्ट? नीचे दिया गया कौन सा पर्यावरणीय कारक बाष्पोत्सर्जन की दर की सबसे अधिक प्रभावित करता है? नो डाउट जो आपके ऑप्शंस लिखे हुए हैं चारों से अक्सर पड़ता है, लेकिन किसमें सबसे ज्यादा पड़ता है ये आपको तय करना पड़ेगा, है ना? अच्छा जा बताओ, ऐसे कौन कौन से बच्चे इनको जीना पता ट्रांसपायरेशन क्या होता है? वो बबुआ, बाष्पो उत्सर्जन जानते हो ना क्या होता है? हैं कि भूलिए? बता दो। तो शर्माने से कुछ ना होगा, पहली बात तो ये है, शर्माओगे तो दिक्कत आपको होगी, तकलीफ आपको होगी, एग्जाम आपका नहीं निकलेगा, है ना? अगर जुलाई का शिक्षक आपका हो गया होता है ना, तो जो आपको जो 4 वैकेंसी आई है उनमें आपका फॉर्म फिलअप हो चुका होता है, लेकिन क्योंकि आपकी किस्मत खराब है और उसका साथ आपकी सरकार ने भी दिया हुआ है ना? अब क्या कर सकते हैं, जब चिड़िया खुद मतलब चुन गई खेत आपका पूरा, तो अब क्या है? अब सीधी सी बात है, जो दाने बचे हुए हैं उन्हीं से काम चलाओ। चलो देखो, ट्रांसपायरेशन क्या होता है बेटा? आपका जो आपकी बूंदें भाप बनकर उठती है ना इस प्रकार से, है ना, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन, यहाँ बोले तो बाष्पो उत्सर्जन, है ना? ठीक है ना? पल्ले पड़ा। इट इज प्रोसेस इन विच एक्सेस ऑफ वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है ना, फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। अरे सर जी, फिर पल्ले ना पड़ो, इतनी अंग्रेजी काहे बोलते हो? हैं देखो, यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है क्या, बाष्पो उत्सर्जन, जिसमें पादप के वायवीय भागों से, किस पे बेटा? वायवीय भागों से बाष्प के रूप में अतिरिक्त जल का क्या होता है? लॉस, हानि, ठीक है ना? ये किस में होता है? रंध्रों में होता है ना? किसमें? स्टोमेटा में। चलो अब देखो, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज अफेक्टेड बाय सेवरल एनवायरमेंट फैक्टर्स, लेकिन इनमें से जो आपका ह्यूमिडिटी होती है वो सबसे ज्यादा असर डालती है। ऐसा काहे के लिए? देखो, ट्रांसपायरेशन डिपेंड्स ऑन हाउ इजीली वाटर कैन एवापोरेट फ्रॉम द लीफ सरफेस। ट्रांसपायरेशन जो होता है वो क्या होता है बेटा? कितनी आसानी से लीफ की पत्तियों की जो सरफेस होती है, सतह होती है, वहां से पानी को निकालना, है ना, भाप बना के उड़ा देना हवा में, यही होता है ना? दिस डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन वाटर वेपर concentration between the inside the leaf and the outside the ear। देखो सीधी सी बात है, क्या बात है? देखो मास्टर साहब, ये आपकी लाइन है ना? अगर यहाँ पर 20 बच्चे होंगे और यहाँ पर 30 बच्चे होंगे तो क्या होगा? चीजें यहां से इधर आएंगी, है ना बेटा? हाँ कि ना? पल्ले पड़ा। अगर यहीं पे ये 80 हो जाता तो क्या होता है? चीजें यहां से यहां पर जाती। बात पल्ले पड़ी ना? जो ट्रांसपायरेशन होगा वो क्या होता है? आपके पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर वेपर होता है, वो क्या होता है? हवा बन के उड़ जाता है हवा में, है ना? अगर हवा में पहले से पानी के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो आपका भाप बन के कैसे उड़ेगा बबुआ? बताओ तनिक, है? अब बता दो, कुछ घुसा बुद्धि में कि ना घुसा? मुझे पता अंग्रेजी में लिखा हुआ है, लेकिन बोल तो हिंदी में रहा हूं ना मैं, है? चलो बताओ। इफ अगर जो आपकी ह्यूमिडिटी इज हाई, एयर ऑलरेडी कंटेन अ लॉट ऑफ वाटर वेपर। देखो, अगर आपकी ह्यूमिडिटी जो है आपकी ज्यादा है ना, तो क्या इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि जो पानी है आपका वो एटमॉस्फेयर में है, तो क्या होगा? लॉएस ट्रांसपायरेशन, यानी कि कम आपका बाष्पो उत्सर्जन होगा, जाहिर सी बात है ना? अगर वहां पर जो आपकी ह्यूमिडिटी है आपकी कम होगी तो वहां पर मोर ट्रांसपायरेशन होगा। गेट मीन्स क्या मतलब? कि जो आपका ह्यूमिडिटी है आपकी
वो ज्यादा असर डालेगी, ठीक है ना बाबूगा, एज कंपेयर टू बाकी जो ऑप्शंस आपके हैं। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट, चलो बढ़ो आगे। सवाल सिंपल सा है, इसमें आपको अपनी स्वयं की बुद्धि लगानी पड़ेगी। सवाल क्या देखो, हरी रेफ्रिजरेटर में से रात भर रखी गई पानी से भरी दो बोतलें, जिसमें एक कांच की है और दूसरी प्लास्टिक की है, ठीक है ना, ये कांच की है, ये आपकी प्लास्टिक बोतल है। ओके, आगे बोलो। इसके पश्चात तुरंत ही वह प्लास्टिक की बोतल के पानी में थर्मामीटर डालता है और उसका ताप क्या निकलता है, 10 डिग्री सेल्सियस निकल आता है। कांच की बोतल में भरे पानी का संभावित ताप क्या होगा? ये सवाल जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए है। पूछो कैसे? वो ऐसे बेटा कि बहुत से बच्चे जब एग्जाम टाइम होता है तो वहां पर आपकी जो ब्रेन होता है उसमें ना एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ा होता है, तो वो क्या करता है, वो सवालों को सही से समझ नहीं पाता है ना। अब देखो, बोथ द ग्लास बोतल है ना, प्लास्टिक और, इधर समझा रहे हैं आपको। देखो, मान लो ये जो बोतल है आपकी वो किसकी है, बताओ बताओ, ये आपकी मान लो किसकी है, कांच की है ना, और ये है आपकी प्लास्टिक वाली बोतल आपकी, है ना, कमजोरी सी आपकी। ये हो गई आपकी प्लास्टिक की बोतल, है ना बेटा, किसकी, प्लास्टिक की बोतल आपकी हो गई, है ना। अब यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, इसके पश्चात तुरंत ही वह, तुरंत उसने रात भर रखी थी किसमें, फ्रिज के अंदर, समझ रहे हो ना, यानी कि उसने 6 घंटे रखा फ्रिज के अंदर, तो तापमान लगभग समान हो गया होगा। तुरंत ही उसने बाहर निकाली, है ना, उसने प्लास्टिक वाली बोतल में डाल के देख लिया। अब बताओ कांच में क्या होगा? भैया सीधी सी बात है, इतनी फर्क नहीं पड़ता बोतल के अंदर, बात पल्ले पड़ी। अगर वो कुछ समय रुक जाता तो शायद उस पर फर्क पड़ जाता, लेकिन उसने तुरंत करके थर्मामीटर डाल दिया इसमें, कांच की बोतल में, तो क्या होगा, लगभग 10 डिग्री के आसपास आपका होगा क्या, तापमान, पल्ले पड़ा, ऑलमोस्ट इक्वल, लगभग, एग्जैक्ट नहीं बोला मैंने, लगभग बोला है ना। चलो, ये लिखा हुआ है जो मैंने बोला आपको इंग्लिश में, है ना। चलो आगे देखो, सवाल सिंपल सा है, पढ़ो। यहां पे लिखा हुआ है एन एम्प्टी, खाली वेसल प्रोड्यूस अ लाउड साउंड। भाई जाहिर सी बात है, जो खाली बर्तन होता है वो ज्यादा आपका आवाज करता है ना। देन अ वेसल फिल्ड विद अ लिक्विड व्हेन स्टक विद अ हैमर, क्या बोल रहे हैं, हथौड़ों से आघात किए जाने पर द्रव्य से भरे बर्तन की अपेक्षा एक खाली बर्तन अधिक प्रबल ध्वनि उत्पन्न करता है। बिल्कुल सही बात है, सबको पता ऐसा होता है ना। चलो, अब क्या ऐसा क्यों होता है वो देखो, क्योंकि द डेंसिटी ऑफ अ एयर इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड कंटेन इन द वेसल। बिल्कुल सही बात है, क्या बोल रहे हैं कि बर्तन में भरे द्रव्य के जो घनत्व की अपेक्षा वायु के घनत्व कैसा होता है, कम होता है ना, इसीलिए ये काम होता है, ठीक है ना। आयोग ने इसका आंसर ए माना है, लेकिन अगर आप गूगल पे चेक करोगे तो आपका इसका आंसर बी मिल जाएगा, है ना। क्योंकि आयोग ने इसका आंसर मतलब ए माना है, तो हम भी इसका आंसर ए मान के चलेंगे बेटा, है ना, ठीक है ना। चलो आगे देखो, सवाल क्या आपका, सवाल सिंपल सा है, पूछो क्या है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ मिक्सचर, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रणों का समुच्चय है, बताओ। पहले तो ये बताओ, मिक्सचर जानते हो ना कहा होता है, देखो मिक्सचर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, कैसे बेटा, दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिले, है ना, कैसे, फिजिकली ना कि केमिकली, याद रहेगा, कैसे मिलना है, फिजिकली मिलना है, रिश्ता नहीं करना है, बात पल्ले पड़ी, कि समय आने पर अलग हो जाओ, ठीक है ना। जो मिक्सचर होता है आपका, वो आपका दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक होता है आपका होमोजीनस
और एक होता है आपका हेटेरोजीनस, ठीक है ना। अगर सेम दिख रहे हैं, है ना, कंपोनेंट्स आपके कैसे हैं, इवनली हैं, है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे होमोजीनस मिक्सचर बोलेंगे। जैसे सॉल्ट पानी, है ना, एयर शुगर, ठीक है ना। अगर डज नॉट लुक सेम, कंपोनेंट्स आर अनइवनली, एक जैसे नहीं है या मतलब उसकी मात्रा कम ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, उससे बोलेंगे हेटेरोजीनस मिक्सचर। ओके, जैसे सैंड इन पानी, सैंड इन वाटर, ठीक है ना। आपका सलाद हो गया आपका, है ना, या आपकी मिट्टी हो गई, ठीक है ना बेटा। तो इसका सही जवाब क्या है बेटा, इसका सही जवाब आपका है ऑप्शन बी वाला आपका, ठीक है ना। एयर मिल्क सोप फोम सॉइल सी वाटर, वायु दूध साबुन झाग मृदा समुद्र जल। चलिए आगे देखते हैं। मुझे पता है बहुत से बच्चों के फोन में ये चीज नहीं दिख रही होगी, इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए आप बस एक काम कर सकते हैं, पूछिए क्या, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको जाकर ज्वाइन कीजिए, जो इसकी पीपीटी है, जो पीडीएफ है आपको वो वहां पर मिल जाएगी, ठीक है ना। भले हमारे चैनल को ज्वाइन करें या ना करें, लेकिन क्योंकि बात यहाँ पर आपके एग्जाम की हो रही है, तो आप सही बुद्धिजीवी प्राणी हो, मुझे पता है, सबके पास अपना दिमाग है, लगाओ फिर फटाफट, चलो आ जाओ। यहाँ बोल रहा है कि देखो, यहाँ पर कुछ मेटल्स दिए हुए हैं, ये क्या बेटा, मेटल है आपका ए बी सी डी, क्या धातु है आपकी, है ना। तो ये बोल रहा है कि कौन सी धातु अभिक्रिया करेगी, है ना। बात समझ में आई कि ना आई। ये डिपेंड करता किस पे, ये करता आपका रिएक्टिविटी सीरीज पर। कल की क्लास में इसको मैंने बाकायदा समझाया था, है ना। परंतु अगर जिस बच्चे ने वो क्लास नहीं ली है, तो मैं आज फिर से नहीं समझाऊंगा, याद रखना, इतना समय मेरे पास नहीं है ना आपके पास में। एक बार जो मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया दोबारा नहीं बताऊंगा, याद रखना। चलो इसका आंसर क्या है बेटा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाला। कैसे आया कमेंट करके आप बताएंगे स्वयं, ठीक है ना। और ना पल्ले पड़ाओ तो कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा से कल की क्लास में आपको बता दूंगा। चलो आगे बढ़ो। सवाल सिंपल सा है, क्या बोल रहा है देखो, आपको बताना है कि जो आउटरमोस्ट जो जोन है आपका, वो उसका तापमान कितना होता है ना। सबसे बाहर क्षेत्र का कितना होता है बेटा आपका, बताइए। तो वो होता है आपका मच हायर देन 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी है आपका, वो आपका करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। देखो चलिए अब देखो, सवाल है आपका मेल्टिंग पॉइंट किसकी थोड़ी बेटा आपकी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, कितनी जल्दी कौन सा आपका धातु गल जाएगा, है ना। धातुओं के गलनांक का आपका बढ़ता क्रम दर्शाते हैं, क्या होगा बेटा बताओ। तो वो होगा आपका मरकरी एल्यूमिनियम कॉपर एंड आपका आयरन, ठीक है ना। मरकरी कॉपर, मरकरी एल्यूमिनियम कॉपर एंड आपका आयरन। ओके चलो आगे देखो, सवाल क्या है, सवाल सिंपल सा है कि इनमें से कौन सा आपका एग्जाम्पल नहीं है, किसका, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, उदासीनीकरण का कौन सा आपका एग्जाम्पल नहीं है बउआ बताओ। आप जानते हो ना कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो क्या होती है, देखो यहाँ पर एसिड रिएक्ट विद बेस, क्या बनेगा आपका सॉल्ट एंड आपका पानी बन जाएगा। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी है बाबूआ, बताओ पहले हमको, हाँ कि ना, ठीक है ना। इसमें जो आपका है डिपोजिशन ऑफ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, ये आपका न्यूट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है ना। चलो बाकी के आपके एग्जाम्पल हैं। सवाल क्या है, सवाल है आपका किसी किसान ने अपने कृषि क्षेत्र जिससे अंतः श्रवण पदर उच्च है फसल बोने का निश्चय किया, क्या किया बेटा, उसका जो परकोलेशन
है ना, जो रेट है वो कैसा बेटा, उच्च है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से कौन सी मतलब जो फसल है वो उपयुक्त रहेगी, है ना, बताओ। कपास, चावल, चना या गेहूं। 2 मिनट सोचो फटाफट, अब उसके बाद में उसका आंसर दो। वीडियो को पॉज करो, उत्तर दो फटाफट। क्या होगा बेटा, तो वो होगा आपका कपास, ठीक है ना। क्या होगा आपका, तो वो होगा आपका कपास, यानी कि कॉटन आपका रहेगा। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, यानी कि चलो अब बताना क्लास का आंसर देना आप लोग मुझे। सवाल सिंपल से आपको बताना कि इनमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, नहीं है, कौन सा नहीं है। मुंह ना बनाए इस तरीके से, एग्जाम पर ध्यान दें, वरना वो मीम देखा ना आप लोगों ने कि मतलब कल से पढ़ूंगी, कल से पढ़ूंगी या कल से पढ़ूंगा, करते करते आज यहाँ तक पहुंच गए हम, हैं। तो वैसा ना करो, खुद पे ध्यान दो, है ना। चलो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बेटा बताओ। द नंबर ऑफ सेल्स इन एलिफेंट इज मोर देन द नंबर ऑफ सेल्स इन अ मंकी। क्या बोल रहा है, किसी हाथी में कोशिकाओं की संख्या किसी बंदर कोशिकाओं की संख्या से तुलना से अधिक होती, जाहिर सी बात है उसका साइज बड़ा होता है, तो जो कोशिकाओं की जो संख्या होगी वो बड़ी होगी। कॉमन सेंस वाली बात है बेटा, है ना, हाँ कि ना। ओके सर, इतने प्यार से आप बोल रहे हो तो सही ही होगा, है। हम में कहाँ इतनी बुद्धि लगा पाए। मुझे पता है बहुत से बच्चे यहाँ पर ऐसे होंगे, ये सोचते होंगे कि सर तो पर बुद्धि लगा लीजिए, मुझे क्या मतलब, मैं क्यों बुद्धि लगाऊं, मैं तो अपने एग्जाम में जाऊंगी या जाऊंगा, वहां पर जाके अपनी बुद्धि लगाऊंगा, है। कैसा होता है, नहीं होता बेटा। चलो आगे बोल रहा क्या, द साइज ऑफ सेल इन एन एलिफेंट इज लार्जर देन द साइज ऑफ सेल इन मंकी। क्या बोल रहा है कि हाथी की कोशिकाओं का आकार, बेटा आकार की बात हो रही, आकार, ये बात आप जानते हो कि सेल का जो साइज होता है लगभग सेम होता है, इतना फर्क नहीं पड़ता, नंबर पे फर्क पड़ जाता है लेकिन साइज पे फर्क नहीं पड़ता है बबुआ, है। लगा उसको गलत। आगे देखो, शेप ऑफ सेल इन एन एलिफेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द शेप ऑफ द सेल इन मंकी। बबुआ यार सिंपल सी बात है, दोनों आपके एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं, मंकी हुआ या आपका एलिफेंट हुआ, है। बात पल्ले पड़ी। हाथी की कोशिकाओं की आकृति बंदर की कोशिकाओं की आकृति से भिन्न होती है, क्या होती है कि नहीं होती बताओ। इसको तो ना बिना पाए वाला बच्चा भी कर देगा इसका इसका आंसर सही, क्योंकि आपसे गलत पूछा गया है। तो गलत कौन सा बच्चा आपका, तो गलत आपका बी और सी वाला है, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी है आपका, वो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब शांति से हासिल हो जरा फटाफट, यूं ही मुंह ना भरा बच्चा आप लोग, है ना। चलो दो इसका आंसर फटाफट। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सेब टमाटर की भी खीर, खीरा होगा यहाँ पर, है ना, खीरा, कुकुम्बर, है ना, घंटा चला गया, हाँ ओके। आड़ू जैसे फल और सब्जियों को खाने से पहले छीलना होता है। अच्छा जा बताओ, जरूरी है कि टमाटर छीलो आप खाने से पहले, हैं। आगे देखता है क्या लिखा, आगे लिखा हुआ है, इन फलों और सब्जियों के छिलकों में रेशों की मात्रा अधिकतम पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है कि जो मतलब छिलके होते हैं उनमें रेशों की मात्रा अधिक पाई जाती है ना। क्योंकि जो आपका आर है वो आपका सही है, ठीक है ना। और आर सही सिर्फ कहां पर बेटा, तो वो सही सिर्फ और सिर्फ यहां पर है ना। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला। कभी कभी अपना दिमाग स्वयं भी लगाया करें, ऑप्शन के हिसाब से आगे बढ़ा करें। चलो आगे देखो, देखो यहाँ पे ये आपकी मैचिंग है, सबको पता है, क्या पता है बताओ, है, पता है कि नहीं पता है ये बताओ मुझको। देखो जो आपका होता है, क्या होता है बेटा, बनियान ट्री, कौन सा ट्री, बरगद का वृक्ष, काय का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, उस पे इस प्रकार की जड़ें निकलती हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये आपका एक प्रकार से पिलर के समान, किसके समान बेटा, पिलर के समान काम करता है। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रॉप रूट।
प्रॉप मतलब प्रॉप, पी फॉर प्रॉप, पी फॉर पिलर। बात पहले पढ़ी। प्रॉप रूट पिलर के समान होती हैं, किसमें होती हैं? पनयान ट्री के अंदर होती हैं। लगा दो फटाफट। ये तो हो गया प्रॉप रूट, बरगद का पेड़, वृक्ष। आगे देखो। अब ये बात आप जानते हो। पूछो कौन सी बात सर जी? कि जो कैरेट होती है, क्या होती है बेटा? गाजर जो होती है आपकी, उसमें कैसी होती है? उसमें होती है आपकी टैप रूट। कौन सी रूट? टैप रूट। मूसला मू ठीक है ना? चलो, अब बचे आपके पास में दो ऑप्शंस, गन्ना और शकरकंद। ठीक है ना? अब देखो, जो गन्ना होता है आपका, उसमें पाई जाती है आपकी स्टिल्ट रूट। कैसी रूट? अब स्तंभ मूल पाया जाता है किसमें? गन्ने में। बचा एक ही, कौन सा वाला? लगा दो उसे फटाफट। तो वो है आपका ये वाला, है ना? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा बताओ? तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला, आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना? चलो आगे फटाफट। समय मुझे पता, समय आपका मैंने बहुत ले लिया है, लेकिन कोई चीज समझने के पहले, कोई भी चीज समझाने से पहले, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपसे कि कोई भी चीज समझने के लिए समय तो लगता है। पल्ले पड़ा बात नहीं पल्ले पड़ी। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। ठीक है ना? इसका आंसर बता देता हूं आपको। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी वाला। कैसे होगा आप मुझे बताएंगे, है ना? नहीं बता पाएंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, इसका उत्तर मैं आपको कल दे दूंगा बेटा। ठीक है ना? चलो, अब यहां से शुरू होती है आपकी सब्जेक्ट पेडागोजी। ठीक है ना? आपके 20 सवाल जो थे आपके, वो आपके हो गए थे किससे? साइंस के। अब शुरू होती है आपकी क्या? सब्जेक्ट पेडागोजी, यानी कि विज्ञान की क्या? हाँ सर, आपको कहाँ आती होगी हिंदी। चलो आगे आ जाओ। ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन साइंस एक्सेप्ट। एनसीएफ 2005 के हिसाब से जो परिभाषा है साइंस की, वो बता रहे चारों ऑप्शंस सिवाय एक को छोड़ के। कौन सा आपका? देखो यहां पे लिखा हुआ है साइंस इज अ सोशल एंडेवर। सामाजिक उद्यम है, बिल्कुल। यहां पे लिखा हुआ है साइंस इज एन एक्सपेंडिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। विज्ञान ज्ञान का एक विस्तृत निकाय है, ओके। आगे बोल रहा है कि साइंस इज ए ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू न्यूट्रल। विज्ञान वस्तुनिष्ठ और मूल्य रहित है, मतलब मूल्य नहीं है इसमें, है? विज्ञान सामाजिक परिवर्तन का एक साधन है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका क्या नहीं होना चाहिए? आयोग ने इसका आंसर सी माना हुआ है। ठीक है ना बेटा? तो आप भी इसका आंसर सी मान लीजिएगा। चलिए आगे। कभी कभी क्या होता है कि कुछ सवालों के जवाब हमको नहीं पता होते हैं, है ना? समझ में नहीं आते हैं। एक होता ना जो होता माइनर डिफरेंस, बस उसके हिसाब से आपको अपना उत्तर देना होता है। ठीक है ना बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या बेटा? देखो सवाल है आपका, एक कक्षा 6 की शिक्षिका ने पाया कि उसकी कक्षा में कुछ छात्र पढ़ने में कैसे सक्षम नहीं है, यानी वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है ना? और इसलिए विज्ञान की अवधारणा के विषय में अपनी समझ व्यक्त करने में कैसे असमर्थ हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं वो चीज, तो खुद को कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे? जाहिर सी बात है। तो शिक्षिका को क्या कार्यवाही करनी चाहिए? क्या करना चाहिए बताओ बेटा? कहानियों और विज्ञान के साहित्य का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना? देखिए हमेशा याद रखिएगा, जो सब्जेक्ट पेडागोजी होती है उसमें मैं बहुत ही कम समय लेता हूँ। क्यों लेता हूँ? क्योंकि मुझे पता है ये जो सब्जेक्ट, ये जो सवाल हैं वो आपके खुद के हैं, है ना? उसमें आप अपना दिमाग स्वयं लगाएं। मैं फालतू में आपका समय बर्बाद करूं, क्या फायदा है बेटा, है ना? क्योंकि इस सवाल को
अगर आप स्क्रीन को पॉज करके खुद सॉल्व करते तो नो डाउट आप इसका आंसर दे देते, मुझे पता आप दे देते, है ना। लेकिन क्योंकि मुझे आपका समय बचाना है तो फटाफट मैं आपको इसका उत्तर दूंगा। उत्तर है आपका कौन सा बेटा? तो वो है आपका सी वाला, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल है बहुत ही ज्यादा सिंपल सा, पूछो क्या है। देखो सवाल, देखो क्या बोल रहा है ये आपसे। विद्यार्थियों के लिए विज्ञान के क्रियाकलापों की योजना बनाते हुए किसी शिक्षक को निम्न में से किस प्रश्नों का ध्यान रखना चाहिए? बताओ। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के उत्तर देने में मदद करना चाहिए, बताओ। ओके। सभी सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के विद्यार्थियों को आकर्षित कर रहे हैं। विज्ञान की संकल्पनाओं को लागू करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। रचनात्मक मूल्यांकन के अच्छा प्रदर्शन करने में विद्यार्थियों की सहायता कर रहे हैं। इसका उत्तर बेटा है आपका कौन सा वाला? तो इसका आपका बी वाला है, बी और सी, ठीक है ना। चलो आगे देखो। सवाल क्या बेटा? सवाल सिंपल सा है कि माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन से प्रश्न अनुसंधेय हैं? क्या है बेटा? इन्वेस्टिगेबल हैं आपके। कौन से हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है भोज्य पदार्थों के लिए नए नमूनों में से स्टार्च किसमें होगा? बच्चा बहुत छोटा है, बात पल्ले पड़ी। चलो आगे बढ़ो। सवाल क्या बेटा? देखिए नीचे दिए कथनों के आपको पढ़िए। उपरोक्त दो कथन जो है वो सही है गलत है बताना पड़ेगा। लकड़ी का गुटका जल पर तैरता है। ओके। लकड़ी का घनत्व जल के घनत्व से क्या है? कम है। जो बी है आपका वो एक क्या बेटा? वो आपका निष्कर्ष है ना। और जो ए है वो क्या आपका? एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो। इसको पढ़ने के लिए आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जाकर वहां पर जाइएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जूम करके देख लीजिएगा। क्योंकि बेटा ये एक मैचिंग है, इसको मैं अपने हिसाब से कोई से परिवर्तन नहीं कर सकता था, ये बात आप भी जानते हो, है ना। ये क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका होगा आपका ऑप्शन बी वाला आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। चलो सवाल क्या है? सवाल सिंपल सा है। सिंपल तो सभी सवाल होते हैं सर, आप बच्चे बोलेंगे हैं सर आपके हिसाब से। चलो आ जाओ, वापस आ जाओ। किसी विद्यालय के कक्षा 8 के विद्यार्थियों में ये पाया गया कि वे विश्वास करते हैं कि धातु में कठोर हैं, ओके, ठोस हैं, ध्वनिक होती हैं। इस कक्षा के शिक्षक के लिए सबसे उपयुक्त शैक्षणिक सलाह क्या होगी? क्या होगी बेटा बताओ। तो वो होगी किसी संकल्पना का परिचय देते हुए विशिष्ट एवं अविशिष्ट दोनों प्रकार के उदाहरण लीजिए। बात पल्ले पड़ी, लगा दो ये वाला, है ना। सवाल है आपका कि विद्यार्थियों की अपसारी सोच, कैसे बेटा? अपसारी सोच यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, किसका हो रही बेटा? आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात हो रही है ना। का मूल्यांकन करने के लिए निम्न से कौन से प्रश्न में सबसे अधिक क्षमता होती है? पढ़ो, उसका उत्तर दो, है ना। इसमें होती है बेटा किसकी? तो इसमें होती है आपकी डी वाले की। डिस्कस द पॉसिबल एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज इफ ऑल। सवाल है बेटा क्या है आपका कि भारत जैसे देश में पाठ्य पुस्तकों का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा अनुमोदित मार्गदर्शक कारक है? कौन सा बेटा? तो वो है विज्ञान की संकल्पनाएं समय के साथ कैसे विकसित होती हैं, इसकी सराहना करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर मिलने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आपका है ना। जिस प्रकार से ये बाबू हमारे हंस रहे हैं ना, स्माइल कर रहे हैं, उसी प्रकार से आप भी स्माइल करेंगे अगर आप अपनी बुद्धि स्वयं लगाएंगे।
आज का आखिरी सवाल, है ना। ये आपके लिए होमवर्क है, मुझे पता है आप इसका उत्तर दे लोगे, है ना। और जाने से पहले आपको मैं इसका उत्तर दे देता हूँ, वो है आपका ए वाला, है ना। कौन सा बेटा? आपका ए वाला है। चलो, बाकी आपको पता है कब, कहाँ, क्या, कैसे, क्यों करना है, उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह होती है, ये तो आपने कर दिया होगा। मैं नहीं कहता किसी से, मुझे पता मेरा कंटेंट अगर सही है ना। इफ आई गिव माई बेस्ट, नो डाउट वन डे आई एम वेयर देयर आई वॉन्ट टू गो। चलो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।